नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। हमारे तरफ से अभी तक जो भी वीडियो हमने डाला आप लोगों का बहुत प्यार और सम्मान मिला, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया चैप्टर। जनरल नॉलेज की एक नई जानकारी देके आप लोगों के लिए हाजिर हूँ मैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए. कन्नूर केरल, बी. इंदौर मध्य प्रदेश, सी. चेन्नई तमिलनाडु, डी. नासिक महाराष्ट्र। आइए देखते हैं उत्तर क्या है इसका। ए. कन्नूर। आइए जानते हैं कन्नूर ही क्यों है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कन्नूर केरल में केल्ट्रॉन में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। यह संयंत्र इसरो के सहयोग से और 42 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निवेश के साथ विकसित किया गया। यह केरल के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देगा, जो रक्षा और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे क्षेत्रों का समर्थन करेगा। इस सुविधा का लक्ष्य प्रतिदिन 2000 सुपर कैपेसिटर का उत्पादन करना है, जो वैश्विक मानकों को पूरा करता है। मुख्यमंत्री विजयन ने केल्ट्रॉन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की, जिसमें 395 करोड़ की मास्टर प्लान शामिल है। इस लक्ष्य केरल को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का केंद्र बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2। कटकरी जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? ए. राजस्थान और हरियाणा, बी. झारखंड और उड़ीसा, सी. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, डी. महाराष्ट्र और गुजरात। आइए देखते हैं उत्तर क्या है। उत्तर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र और गुजरात। आइए जानते हैं उत्तर डी ही क्यों है। पुणे में 550 से अधिक कटकरी जनजाति के सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र मिले हैं। कटकरी जनजाति महाराष्ट्र, पुणे, रायगढ़ और ठाणे और गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। इन्हें भारत के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVT-GS में से एक रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐतिहासिक रूप से ये जंगलों में रहते हैं और बबूल के पेड़ों से कत्था बनाने के लिए जाने जाते हैं। वे आसपास में कटकरी बोलते हैं और दूसरों के साथ मराठी, कुछ हिंदी भी बोलते हैं। उनके कार्यों में कृषि, श्रम, लकड़ी बेचना, मछली पकड़ना, कोयला बनाना और ईंट निर्माण शामिल है। अधिकांश कटकरी परिवार भूमिहीन हैं, जिससे उच्च प्रवास और मौसमी जीवन यापन होता है। क्वेश्चन नंबर 3। किस संगठन ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि से निपटने के लिए प्रकृति पुनर्स्थापन कानून NRL लागू किया है? ए. यूरोपीय संघ EU, बी. विश्व बैंक, सी. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, डी. खाद्य और कृषि संगठन FAO। आइए उत्तर देखते हैं क्या है। उत्तर ए। आइए जानते हैं ए ही क्यों है। ए. यूरोपीय संघ EU। प्रकृति पुनर्स्थापन कानून NRL यूरोपीय संघ का एक कानून है जो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और पर्यावरणीय क्षरण को संबोधित करता है। यह यूरोपीय संघ में अपनी तरह का पहला व्यापक कानून है। NRL
ईयू जैव विविधता रणनीति का हिस्सा है और क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्रों को बहाल करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है, जिसमें कार्बन कैप्चर और आपदा रोकथाम पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सदस्य राज्यों को 2030 तक ईयू की कम से कम 20% भूमि और समुद्र को बहाल करना होगा। 2050 तक सभी पारिस्थितिक तंत्र जिन्हें पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है शामिल किए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, सूचना का अधिकार आरटीआई संग्रहालय के लिए राजस्थान में आधारशिला कहाँ रखी गई? ए अलवर, बी बीकानेर, सी कोटा, डी ब्यावर। आइए देखते हैं उत्तर क्या है। डी ब्यावर। आइए जानते हैं ब्यावर ही क्यों है। सूचना का अधिकार आरटीआई संग्रहालय की आधारशिला ब्यावर में रखी गई, जो आरटीआई आंदोलन का जन्म स्थान है। इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन में डिजिटल बहिष्कार को उजागर करना है। राजस्थान में लगभग 13.5 लाख लोग डिजिटल डेटाबेस में समस्याओं के कारण अपनी पेंशन प्रतीक्षा कर रहे हैं। आरटीआई आंदोलन 1996 में मजदूर किसान शक्ति संगठन के नेतृत्व में 40 दिन के धरने के साथ शुरू हुआ, जो पारदर्शिता और जवाबदेही की वकालत करता है। यह संग्रहालय आरटीआई आंदोलन के इतिहास का दस्तावेजीकरण करेगा और अधिकार आधारित शिक्षा के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सऊदी अरब और ईरान ने किस जल निकाय में संयुक्त नौसेना अभ्यास किया? उत्तर आइए देखते हैं ऑप्शन ए ओमान की खाड़ी, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी लाल सागर, ऑप्शन डी अरब सागर। आइए देखते हैं उत्तर क्या है। ए ओमान की खाड़ी। आइए जानते हैं ओमान की खाड़ी ही क्यों है। हाल ही में सऊदी अरब और ईरान में ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसेना अभ्यास किया गया, जो दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों का संकेत है। ओमान की खाड़ी, जिसे मकरान की खाड़ी भी कहा जाता है, मध्य पूर्व में अरब सागर का पश्चिमी विस्तार है। यह हिंद महासागर से पारस की खाड़ी में प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग है, जो होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से जाता है। ऐतिहासिक रूप से यह व्यापार मार्ग था जो अरब सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ता था। भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य पूर्व और भूमध्य सागर के बीच व्यापार को बढ़ावा देता है। यह खाड़ी उत्तर में पाकिस्तान और ईरान, पश्चिम में यूएई और दक्षिण में ओमान से घिरी है। क्वेश्चन नंबर 6, बोर्डो-ई-बाम बिलमुख बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी मिजोरम। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ए असम। आइए जानते हैं असम ही क्यों है। असम की बोर्डो-ई-बाम बिलमुख बर्ड सेंचुरी गंभीर जैव विविधता संकट का सामना कर रही है, जिसमें पक्षियों की विविधता 70% से अधिक घट गई है। यह छोटा 11.2 वर्ग किलोमीटर का वेटलैंड धेमाजी और लखीमपुर जिलों में फैला है और इसे 1996 में अभयारण्य घोषित किया गया है। यह मूल रूप से नदी सुबर्णिशी प्रणाली का हिस्सा था, लेकिन अब नदी 7 किमी दूर बहती है। अभयारण्य में नम उष्ण कटिबंधीय जलवायु है,
और यह सालाना लगभग 2000 मिमी वर्षा प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 7, चौथवें एलर्जी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? ए लद्दाख, बी जयपुर, सी मसूरी, डी शिमला। आइए इसका उत्तर देखते हैं क्या है। ए लद्दाख। आइए जानते हैं लद्दाख ही क्यों है। फोर्थवें एलर्जी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा द्वारा गोसन द्रास लद्दाख के हॉर्स पोलो ग्राउंड में किया गया। इस अवसर पर लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का भी अनावरण किया गया, जो 6.84 करोड़ की लागत से बना है। यह लद्दाख की पोलो विरासत को संरक्षित करने और स्थानीय प्रतिभा और पर्यटन के लिए खेल और संरचना को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस दूरसंचार ऑपरेटर ने देश की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की है? ए BSNL, बी जियो, सी एयरटेल, डी वोडाफोन। आइए उत्तर देखते हैं। ए BSNL। आइए जानते हैं BSNL ही क्यों है। BSNL ने भारत की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की है, जिसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में डिजिटल अंतर को कम करना है। यह सेवा पारंपरिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के बिना उन्नत सैटेलाइट तकनीक का उपयोग करके उच्च गति इंटरनेट प्रदान करती है। इस लॉन्च से उपयोगकर्ता आपातकालीन कॉल कर सकते हैं, SOS संदेश भेज सकते हैं और जब कोई सेलुलर या वाईफाई नेटवर्क नहीं हो तब UPI भुगतान कर सकते हैं। सैटेलाइट सेवा व्यापक कवरेज, विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करती है और इसे सभी मौसम की स्थिति में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी ओडिशा, डी मध्य प्रदेश। आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या है। सी ओडिशा। आइए जानते हैं उत्तर सी ही क्यों है। भारत का पहला भारतीय बाइसन गौर जनगणना ओडिशा के डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में हुई थी, जो बरगढ़ जिले में हीराकुंड बांध के पास स्थित है। 1985 में घोषित यह अभयारण्य स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई के ऐतिहासिक संबंध के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शुष्क पर्णपाती जंगल है, जिनमें साल और बीजा के पेड़ हैं और बाघ, तेंदुए, भालू और गौर जैसे वन्यजीव हैं। भारतीय बाइसन सबसे बड़े जंगली मवेशियों में से एक है, जो मुख्य रूप से भारत, बर्मा और थाईलैंड में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2025 में खो खो विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी चीन, सी नेपाल, डी भारत। आइए उत्तर देखते हैं। डी भारत। भारत 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। भारतीय ओलंपिक संघ IOA और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI इस आयोजन को आयोजित करने में सहयोग कर रहे हैं। IOA की अध्यक्ष
पीटी उषा ने पूरी समर्थन का वादा किया है। खो खो द्वारा बढ़ावा दिए गए सांस्कृतिक विरासत और खेल भावना पर जोर दिया। भारत, बांग्लादेश, घाना और ब्राज़ील सहित 24 देशों की टीमें भाग लेंगी। यह आयोजन खो खो की वैश्विक अपील को बढ़ावा देने और दुनिया भर के एथलीटों को प्रेरित करने का लक्ष्य प्रदान करता है। हेलो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आज का हमारा जो एक टॉपिक 10 क्वेश्चन का था, इसको हमने आज पूरा किया है। अब आप लोगों से एक छोटी सी निवेदन है, इसमें आप हमें ज़रूर बताइएगा हमसे जहाँ भी त्रुटियाँ हुई हो, जहाँ पे गलतियाँ हुई, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर सुझाव दें। आपके सुझाव का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।